हेलो दोस्तों। आज आज फिर क्या क्या पढ़े हैं सो हम बतला देते हैं शुरू से डिटेल से, मतलब क्या क्या उसका काल है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा, जिसका काल कितना से कितना है तो इसका काल याद रखना है आपको। इसका काल 2500 से 1750, समझ में आ गया। ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल, चाहे हम हड़प्पा सभ्यता कहिए या कांस्य युग, कोई भी सभ्यता कहिए। आ जाते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या है, तो वैदिक सभ्यता में हम पढ़े हैं जिसका काल है 1500 से 600 तक। 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में पढ़ रहे हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो ये भी हो गया। इसमें दो चीज़ पढ़े थे, पूर्व वैदिक की या ऋग्वैदिक, जिसका कालक्रम कितना है 1500 से 1000। 1500 से 1000। फिर इसी में पढ़े थे उत्तर वैदिक, जिसका काल कितना है 1000 से काल लिखा रहा है 1000 से 600, सुना गया। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया यह उत्तर वैदिक। तो पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, दो चीज़ कंप्लीट हो गया। इस पर से आ जाते हैं हम क्या, महाजनपद। महाजनपद का काल करके बात करें तो 600 से कितना से 600 से 325 ईसा पूर्व। 325 ईसा पूरी किसका काल हो गया, महाजनपद का काल हो गया। चलिए ये भी हटा देते हैं। अब आ जाते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म, जिसका काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, ये भी हो गया। तो ये हो गया, 4 गो वीडियो अपलोड हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और धर्म के बारे में समझ लिए। आज 5वां वीडियो है, किस पर है, मौर्य काल पर। किस पर है, मौर्य काल पर है। तो जिसका कार्यकाल की बात अगर करें तो 322 से 185, 185, 322 से 185 हैं। तो ये भी समझ में आ गया। तो मौर्य काल के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम का है। चाणक्य का अन्य नाम का है। तो चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य या चाणक्य कहिए, 3 गो नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। किसके, मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। तो अति विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त या कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किया जाता है। अगर अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो यह राजनीतिक पर आधारित था। किस पर, राजनीतिक पर आधारित था। किस पर दोस्तों, राजनीतिक पर आधारित था अर्थशास्त्र। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो अशोक था। कौन था, अशोक सम्राट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था। तो याद रखना है कारुवाहिका, कारुवाकी क्या है, कारुवाकी मतलब कारू प्रभावित किया था, कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने अपनी सभी अभिलेख में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो अर्धमागधी की प्रयोग किया शिलालेख लिखने में। जैसे प्रकृति बौद्ध धर्म पाली भाषा का प्रयोग करते थे, वहीं जैन धर्म की बात करें तो अर्धमागधी या प्रकृति का प्रयोग करते थे, प्रकृति भाषा का। समझ में आ गया। कारुवाकी कौन था, अशोक की पत्नी जो प्रभावित किया था, कारुवाकी जो अशोक को प्रभावित किया था, कारुवाकी। और भाषा की बात करें तो शिला किस भाषा में था, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तक्षशिला भेजा था। कहाँ, तक्षशिला भेजा था। किसको, अशोक को। किसके लिए भेजा था, मतलब शांति करने के लिए, विद्रोह चला था ना उसको। तो क्वेश्चन नंबर यहीं पर आ जाता है 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान अति पियादसी भी है। मतलब देवान मतलब प्रिय, जैसे अशोक मतलब है ना कि अच्छा दिखता भी था, है ना। देवान पियादसी किसका नाम है, तो अशोक का नाम है। समझ में आ गया, मतलब देवता के जैसा देखता था। सिंपल ये याद रखना है देहाती भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो
प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य वंश है। मौर्य वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। समझा गया? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौटल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया मतलब कि स्वीकार कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को है कि अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। सिंपली आपको याद रखना है, किसको? बौद्ध धर्म को अपना लिया है। क्वेश्चन में 11 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किनके मुख्य रूप से मदद की थी? मतलब चंद्रगुप्त के शासन काल विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी चंद्रगुप्त को? तो याद रखना है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इसी ने इसको क्या किया था दोस्तों? मतलब कि मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांची किस कला एवं मूर्ति कला किस कला या मूर्ति कला का निरूपण है? तो बौद्ध धर्म का यह सांची है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 13 क्वेश्चन नंबर है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिनों में किसको अपना लिया था? जैन धर्म में। वहीं चंद्रगुप्त का पोता के बात करें कौन था? अशोक था। अगर बेटा के बात करें तो बिंबिसार था। क्या है? बिंबिसार जो अभी आएगा बिंदुसार था। चंद्रगुप्त के बेटा का बिंदुसार था, बिंदुसार के बेटा अशोक था। तो चंद्रगुप्त को पोता अशोक हो गया। तो चंद्रगुप्त का पोता कौन है? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। वहीं के बात करें तो चंद्रगुप्त क्या अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सिंपल ही है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन था। क्या था? पन तरफ रहे, मतलब याद रखिएगा। तो पन है। क्या है? पन। मौर्य साम्राज्य में मुद्रा का नाम क्या था? पन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु की बात करें तो कौन हर्यक वंश के शासक है? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, जिसका बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयनी है। यही है, समझ में आ गया? तो यह हर्यक वंश के संस्थापक है। ये सब हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार के बेटा अशोक है। यहाँ पर समझ में आ गया? यहाँ पर बात कर ले तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। समझ में आ गया? तो सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। अब इसको रिलेट करा देते थोड़ा। देखिए, मुद्रा राक्षस के दांत कैसा था? विशाल रहता है राक्षस के दांत। देखते होइएगा जब रामायण देखते होइएगा तो क्वेश्चन 19 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तुत है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधि के बारे में है। किसके बारे में है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। समझा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। विशाख दत्त, जिसका लेखक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त कौन है? व्यक्ति है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती थी? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ये सिंपल याद रखना है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश स्थापना किया था? तो अशोक ने किया था। करुणा ये सब है ना, प्रेम। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है?
तो कहाँ है, यहाँ पर पाटलिपुत्र है, तो देख लीजिएगा, हमको तो डाउट लग रहा है, जो भी है तो पाटलिपुत्र है। ऐसे भी आंसर नीचे हम दे देंगे, मिला लीजिएगा। तो पाटलिपुत्र में कहा है शिलालेख नहीं, गंधार है, टोपार है, गिरनार है। समझा गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 का है सी, हम दे मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्थशास्त्र का लेखक किसे माना जाता है, तो याद रखना चंद्रगुप्त को माना जाता है, चंद्रगुप्त को, जो मौर्य वंश का साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 24 है। 24 में क्या कहता है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासक बना, तो मौर्य। क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद को मार दिया। घनानंद, पूछेगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो घनानंद है। इसे मार के क्या किया, मौर्य वंश का स्थापना करना। तो सिंपल ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तक्षशिला, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त है। बोलता है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या है, विशाख दत्त है। समझा गया। क्वेश्चन नंबर, जिसका लेखक वही चंद्रगुप्त विशाख दत्त, मुद्रा राज से रिलेटेड है, समझ में। क्वेश्चन 28 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह है कौन सा है, तो इंडिका, जिसका लेखक कौन है, मेगास्थनीज, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है, प्रयुक्त मतलब सबसे अधिक प्राकृतिक भाषा प्रयुक्त है। समझ में आ गया, तो सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त ने किया था, दक्कन के प्राप्त थी, विजय किया था इस पर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया है, तो 7, सिंपल याद रखना है। मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा है उसमें समाज को कितने भागों में बांटा है, 7। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक पहलू पर, पहले बतला दे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो श्रीलंका नहीं था, मतलब अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, इसका मतलब ये सब था। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे, तो लकड़ी का बना था, लकड़ी का बना था, सिंपली आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय गृह के रूप में किया गया है, तो आजीविकाओं ने। समझ में आ गया क्या आंसर है, आजीविकाओं ने, सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, यानी रुद्रदामन जूनागढ़ नामक अभिलेख लिखा है उसी से पता चलता है, सिंपल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है, भाब्रू स्तंभ कौन सा है, भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ, सिंपल याद रखना। भाब्रू स्तंभ में मगध का सम्राट का अशोक ने स्वयं बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 वहीं के बात आ जाता है, मिलान करना है, तो प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सिंपल ही है, मतलब प्रियदर्शी किसको कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद कर ले तो चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं, इजी है। चाणक्य को क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं। बिंदुसार, और इसके बाद हो जाएगा अजात शत्रु, क्या है, अजात, तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ है आंसर, 81 है, यानी 1 का 2 है। चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा, सैंडोकोटस है, और बिंदुसार क्या है, अमित्र घात है, बिंदुसार क्या है, अमित्र घात है, तो सिंपल याद रखना है, अमित घात है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, प्रथम
प्रथम प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। प्रथम भारतीय राज्य साम्राज्य स्थापित, समझ में आ गया। तो ये तो इजी है, सिंपल याद हो जाएगा। अच्छा 2 3 ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में 41 आ जाता है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालिस में। कहाँ? कालिस में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, तो कहाँ है? कालिसी में है, सिंपल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनाया, समझा गया। क्वेश्चन नंबर 43 है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने था, जेम्स प्रिंसेप, समझ में आ गया। वो क्वेश्चन नंबर 42 था, 43 बोला गया था, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44 है। कलिंग युद्ध की विजय तथा राजक्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक का कितना शिलालेख है? 13 शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 46 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 में किया था। सेल्यूकस ने, इसी ने इसको भेजा था मेगास्थनीज को, सिंपल याद रखना है। क्वेश्चन 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। कलिंग युद्ध के बाद पूरा बदलिए गया था यार। क्वेश्चन 48 है। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सत्ता के लिए त्याग दिया, है ना, त्याग दिया। बुद्ध धर्म अपना के एकदम का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 49 है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी है? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में। 50वां क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरिशल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरिशल यानी निम्न कुल, समझ में आ गया, यानी निम्न कुल का आदमी है, तो मुद्रा राक्षस में। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है 1 3 4 है, मतलब संस्कृति और कला साहित्य थे कौन? मौर्य नरेश। और 3 प्रांतीय विभाजन था, और हिंदू कुश तक साम्राज्य था, यानी सोने का सिक्का, ये गलत है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 है। ए और बी, ए आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, सही बात है। और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था, सही बात है। इसी के लिए तो क्या किया, इस पर युद्ध किया, वो भी शक्तिशाली बनता था, इसी के लिए अशोक उस पर जाके युद्ध किया है ना। बहुत भयंकर हुआ, रक्त मार काट, इसी से युद्ध की नीति लास्ट में जीत के भी इसका हार हो जाता है। मतलब जीत तो लिया, अथी तो कर लिया, फिर अपना लास्ट में कहता अब ये सब नहीं राजा नहीं, छोड़िए हटे। क्वेश्चन 54 है, 53 है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताता है, उनमें शामिल है दूसरा और 13वां कथन, यानी ए बी दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षाता जनता के मध्य समानता समरसता अधिक महत्वपूर्ण है, सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रचार किया, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? द मास्की, अभी सिंपल याद रखना, मास्की। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक व्यक्ति अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो डी नंबर गलत है, यानी समझा गया। क्वेश्चन नंबर 57 है। श्रीनगर की यह स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 58 मिलाम सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी
उत्तरापद तक्षशिला, उत्तरापद तक्षशिला, दक्षिणापद सुर्व क्या है सुवर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्रम अति पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्रम या प्राची। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। आर्य मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्वेश्चन 60 है, अशोक ने अपनी राज अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किस बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त। किससे ली? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा। पोलीप्रोथा किसने कहा? मेगास्थनीज ने, जिसे इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन 62 है, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता है? एग्रोनोमाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता है? तो गुड पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड पुरुष कहा जाता है। सिंपल ही है। क्वेश्चन 64 है, किस श्रीलंका शासक ने आपने आपको मौर्य साम्राज्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? तो तीस्त समझा गया? तीस्त मतलब तीस्त है। आंसर कहा तीस्त। बोलिए तीस्त, बोलिए तीस्त। क्वेश्चन नंबर क्या है? 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया है। परिशिष्ट पर्वन में किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ? मतलब किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ? तो जुलाई से हुआ। आषाढ़ वही आसन बोलता है, तो जुलाई आपको याद रखना है। आसन फागुन का आकार रखता है। चलिए जुलाई याद रखना है, जुदा नहीं होना है। क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का कौन ऐसा जाति है जिसका इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है? तो याद रखना है 1 3। 1 में हो गया चोल, 3 में हो गया पांडे, और इसके बाद 4 में सत्यपुत्र, 5 में हो गया केरल पुत्र। इस सब का उल्लेख किया गया है। समझा गया? कहाँ किया गया? अशोक के शिलालेख में। क्या है? चोल है, पांडे है, सत्यपुत्र है और केरल पुत्र है। सिंपल ही है, सिंपल है। 68 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत का है? शिलालेख है। का है? शिलालेख। अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानने के लिए शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रचलित थी? ब्राह्मणी लिपि। 70 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। कहाँ? अफगानिस्तान में पाया गया है अशोक का शिलालेख। सिंपल याद रखना है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ, जिसे पांडुरंचित बालुकासम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उससे साधारणत कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से जो पुलिस किया गया था। क्या किया गया था? अत्यंत पुलिस किए गए हैं ना, तो याद रखना है। क्या है? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से मिर्ज़ापुर के
समीप चुनार से। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज के हैं। किसकी है? मेगास्थनीज के, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? भारतीय लिखन की कला नहीं जानती है, यह किसकी नियुक्ति है? तो मेगास्थनीज के। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस मौर्य साम्राज्य ने एक विदेशी राजा सीरिया के एडेंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया है? बिंदुसार। समझ में आ गया? जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 74 है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां अतिवृहत शिलालेख। 13वां शिलालेख में मतलब कि कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। समझ में आ गया? क्वेश्चन मतलब शिलालेख के बाद क्वेश्चन 77 है, कौन सी घोषणा पत्र युद्ध और हिंसा के प्रति, हिंसा मतलब मारकाट, हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ रहूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैंने अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामाती मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो छठे शिलालेख में कहा गया है कि जहाँ रहूँ, जहाँ कुछ भी करूँ, है ना, छठे शिलालेख में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में। प्रादेशिक राजकुयुकत। समझा गया? क्या है? पारदेशिक राजकुयुकतक। विशिष्ट क्या है? बेगाड़ी है। क्या है? विशिष्ट प्रकार हटाने जा रहे हैं। बेगाड़ी है। क्या है? बेगाड़ी। सिंपल याद रखना, बेगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 81 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य होता है राजकीय भूमि से प्राप्त हुई है। अरे हल जब जोतते उसमें भी दिखाता है। तो सीता क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या होता है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अरे जो मतलब आय प्राप्त होता है ना, जैसे धान उपजाए, गेहूँ उपजाए, है ना, तो वही जो उससे आमदनी होगा वही है राजकीय भूमि से प्राप्त आय इनकम। समझ आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ है। सबसे अच्छा नमूना जानने के बारे में क्या है? स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 83 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश। समझा गया? महास्थान बांग्लादेश, सहगौरा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84 है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपना बेटी को भेजा था। बेटा का नाम क्या है? महेंद्र। संघमित्रा, बेटी का नाम संघमित्रा। समझा गया? बौद्ध धर्म को प्रचार हेतु, है ना, भेजा था। क्वेश्चन नंबर 85 है, अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान एवं शहबाजीगढ़ यानी कि पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि को। इसका अभिलेख जो पाकिस्तान में पाया गया है, एगो का अभिलेख का नाम है मनसेहरा और एगो का है शहबाजीगढ़। उसमें किस भाषा का उपयोग किया गया है? खरोष्टी भाषा को किया गया है। क्वेश्चन 86 है, कहाँ से अशोक के
द्विभाषी मतलब दो भाषा में ग्रीक और अरमाइकी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो सर ए कुन्हा यानी गंधार से दो भाषा में लिखा गया था, समझा गया, ग्रीक और अरमाइकी भाषा में। क्वेश्चन 87 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कितना? 15 इजी है। अर्थशास्त्र क्वेश्चन 88 है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश शामिल थे अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में। सप्तांग में का मतलब सम्मिलित थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश। क्वेश्चन नंबर 89 अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। तुरमय राजा है लेकिन कहाँ के था? तो मिस्र के। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जा अभिलेख में, गुर्जा में हुआ है, समझा गया, गुर्जा में हुआ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और इस पर से दोस्तों हम पढ़ेंगे का मौर्य उत्तरकाल या गुप्त उत्तरकाल। तो वहाँ तक पढ़े हैं 322 से। आइए इसको डिटेल कर देते हैं। 322 से का पढ़े हैं? 322 से 185 पढ़े हैं। ये हो गया मौर्य काल, तो इसको हटाइए। इस पर से का पढ़ेंगे? मौर्य उत्तरकाल या गुप्त पूर्व। मौर्य उत्तरकाल या गुप्त पूर्व काल। बोलिए, मौर्य उत्तरकाल या गुप्त पूर्व उत्तरकाल। इसका काल का रहेगा 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी में। अब आगे दोस्तों ईस्वी में, समझा गया, अब ईस्वी में प्रवेश कर दिए। ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है, समझा गया। ईसा पूर्व है 185 और इसके बाद हम ईस्वी में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इस पर फिर वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। कृपया इसको मन लगा के देखे, है ना, मन मार के देखे तब होगा।